नमस्कार। हमेशा की तरह बियॉन्ड बॉर्डर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज। आज भी ईरान इजराइल युद्ध पर ही बात करने का मन है, लेकिन आज की बातचीत में 57 मुस्लिम देशों की भारत के खिलाफ तैयारी पर भी बात करेंगे। एक बैठक हुई है जिसमें ईरान, फिलिस्तीन और पाकिस्तान के पक्ष में प्रस्ताव पेश किए गए। इजराइल और भारत के खिलाफ प्रस्ताव पेश किए गए और मुस्लिम देशों ने इजराइल और भारत के खिलाफ कस्में खाई। आप किसी मुगालते में ना रहें। किसी तरह पूरी दुनिया इजराइल को मिटाने के लिए तैयार बैठी है, वैसे ही किसी भी तरह प्रयास भारत के लिए भी नजर आ रहे हैं। आज आपको पता चलेगा कि भारत की हालत इजराइल से बहुत बेहतर नहीं, यूं कहें कि इजराइल से भी ज्यादा खराब है तो गलत नहीं होगा। ईरान की परमाणु क्षमता तबाह नहीं हुई है। ईरान की परमाणु क्षमता को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा, ईरान में किस तरह अमेरिका और इजराइल पर जीत का जश्न मनाया जा रहा, सबसे पहले इसी खबर पे बात करेंगे। आज बहुत कुछ है, अंत तक बने रहें और अपनी राय जरूर दें जो हमारे लिए मायने रखती है। दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच जारी 12 दिनों की जंग को रुकवाकर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को एक संकट से निकाल दिया। आखिरकार शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप को आधिकारिक रूप से नोबेल कमेटी में नॉमिनेट कर दिया गया। बडी कार्टर ने कमेटी में ट्रंप के करतब की तारीफों का पुल बांधते हुए उनका नाम कमेटी के आगे पेश किया कि उन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार दिया जाए। इससे पहले पाकिस्तान ने भारत के हाथों जान बचाने की एवज में सार्वजनिक रूप से ट्रंप को नोबेल देने की वकालत की थी। साफ लग रहा कि ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में दुनिया के सबसे ताकतवर प्रेसिडेंट के रूप में जो भी उनकी हसरत बाकी है सबको पूरी करके जाएंगे। ट्रंप साम्राज्य का कारोबार आसमान पर तो पहुंचाएंगे ही, नोबेल पुरस्कार भी हथिया कर ही इस बार निकलेंगे। बस ट्रंप के इस अभियान में इजराइल कोई व्यवधान ना डाल दे। जिस बात, मकसद या फिर बड़े लक्ष्य को लेकर पिछले 12 दिन से इजराइल पागलों की तरह आसमान से बेरोक ईरान पर जहन्नुम बरसा रहा था, अब कई दावे सामने आ रहे हैं कि इजराइल अमेरिका का साथ मिलने के बावजूद उसे पूरा नहीं कर पाया। यानी ईरान की जो परमाणु क्षमता थी वह पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई जैसा कि कहा जा रहा। दोस्तों, इस कहानी का उतार चढ़ाव बहुत मजेदार है। मंगलवार की देर शाम ईरान ने आधिकारिक रूप से कहा कि उनका परमाणु कार्यक्रम बिना रुकावट फिर से शुरू होगा। हमारी योजना रुकने वाली नहीं, ऐसा ईरान ने कहा। और ईरान के इस बयान के बाद दुनिया के दो महान मीडिया समूहों यानी न्यूयॉर्क टाइम्स और सीएनएन की रिपोर्ट्स आती। सीएनएन की रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका ने जो बंकर बस्टर अभियान चलाया ईरान के खिलाफ, उस अभियान की वजह से ईरान की परमाणु क्षमता तबाह नहीं हुई जैसा कहा जा रहा, जिस तरह के दावे किए जा रहे। और मजेदार यह है कि रिपोर्ट में ये दावे अमेरिकी रक्षा मंत्रालय से लीक हुए दस्तावेजों के आधार पर किए जा रहे हैं, सूत्रों के आधार पर किए जा रहे हैं। सबूत और साक्ष्य नहीं है, मगर सूत्रों के आधार पर गंभीर किस्म के आकलन किए जा रहे हैं। ट्रंप बिफर पड़े हैं, जाहिर है। और ट्रंप ने बिफर कर सीएनएन और न्यूयॉर्क टाइम्स पर कई सारे आरोप लगाए। उन्होंने ट्रूथ पर लिखा कि ये फर्जी रिपोर्ट्स हैं और इनके जरिए इतिहास की सबसे सफल मिलिट्री स्ट्राइक को कमतर साबित किया जा रहा। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी यानी कैरोलिन लेविट ने कहा कि जो असेसमेंट रिपोर्ट्स में किए जा रहे हैं असल में वो तथ्यहीन है। बाद बाकी ईरान की परमाणु क्षमता तबाह नहीं हुई है या हुई है, दुनिया को इसे जानने के लिए सीएनएन, न्यूयॉर्क टाइम्स या फिर ट्रंप और ईरान आदि के बयान की जरूरत नहीं। इस बारे में दुनिया को इजराइल सही सही बात बता देगा। अगर ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह नहीं हुए होंगे तो तय मानिए कि इजराइल के लिए सीज फायर खत्म। फिर से ईरान के आसमान में जहन्नुम बरसाने के लिए इजरायली वायुसेना के फाइटर जेट आप उड़ते देखेंगे। लेकिन मजेदार चीजें दूसरी हैं। पैटर्न बहुत मजेदार है, उस पैटर्न पर गौर करिए।
आप इजराइल ईरान के बारे में तमाम चीजों को देखेंगे तो आपको ऑपरेशन सिंदूर की याद बार बार जरूर आएगी। जैसे पाकिस्तान की मिन्नतों के बाद भारत सीज फायर पर सहमत हो गया और उसके बाद समूचे पाकिस्तान में ईद जैसा जश्न मनाया गया था, आपने देखा होगा, बिल्कुल वैसे ही ईरान में इस वक्त जश्न मनाए जा रहे हैं। जब से सीज फायर की घोषणा हुई है तब से वहां जश्न का दौर चल रहा। तेहरान की गलियों चौराहों में फ्लैग्स टांगे गए हैं जिनमें ट्रंप अली खामनेई के आगे घुटनों पे बैठ के असल में रहम की भीख मांगते नजर आ रहे हैं। ईरान की सरकारी मीडिया के जरिए खबरें चलाई जा रही कि आखिरी हमला ईरान की तरफ से किया गया, यानी जंग का विजेता अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान है। यह सब उस ईरान में नजर आ रहा जहां इंटरनेट बैन कर दिया गया था। तो जो खामनेई बताए ईरानी उसे ही सच माने और ईरानी उसे ही सच मानते नजर भी आ रहे हैं। ऐसे मुल्कों का हाल यही होता है। पाकिस्तान में भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंटरनेट को लिमिटेड कर दिया गया था और उनके साइबर योद्धा हमारे आईपीएल की बत्तियां गुल कर दे रहे थे, हमारे शहरों की बिजली काट दे रहे थे, हमारे शहरों पर हवाई अड्डों पर लगातार बम बरसा रहे थे, हमारे विमानों को मार कर गिरा रहे थे, लेकिन हमें और आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मगर दोस्तों, चिंताजनक बात दूसरी है। आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिन शहरों, कस्बों, संगठनों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और नेताओं की तरफ से नो टू वार का रोना शुरू था, वही लोग, वही अखबार, वही संगठन, वही नेता, वही इन्फ्लुएंसर ईरान के मामले में क्या कर रहे हैं। आप सिर्फ CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, BBC भर को मत देखिए। आप कोलकाता को देखिए, दिल्ली को देखिए, मुंबई को देखिए, पटना को देखिए, केरल को देखिए, सोनिया गांधी के लेख को पढ़िए, कांग्रेस प्रवक्ताओं के बयान को देखिए। सब फिलिस्तीन और ईरान के लिए इस वक्त परेशान दिख रहे हैं। कांग्रेस पर तो हैरान होना ही क्यों, ताज्जुब बाल ठाकरे के बेटे की पार्टी को लेकर है। संजय राउत ने भारत और उसकी सेना को ईरान से सीख लेने की सलाह दी है और बता रहे हैं कि देखो, तुम हार गए, भारत हार गया और ईरान जीत गया अमेरिका से, इजराइल से। बावजूद कि ईरान के आसमान और जमीन पर इजराइल ने क्या किया, किस तरह अंदर घुस के मारा, किसी को भी बताने की जरूरत नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने क्या किया, किस तरह अंदर घुस करके मारा, किसी को भी बताने की जरूरत नहीं। लेकिन पूरा नैरेटिव गेम इस समय जो खेला जा रहा है उसे आप देखिए और मकसद को समझिए। इजराइल का तो फिर भी ठीक है, इजराइल के दुश्मन उसके अंदर नहीं हैं, बाहर हैं। लेकिन भारत के जितने दुश्मन बाहर बैठे हैं उतने ही हमारे अंदर भी आपको नजर आएंगे और सबकी आवाज इस वक्त आपको एक जैसी सुनाई देगी। भारत और इजराइल की स्थिति में ज्यादा फर्क नहीं, बल्कि भारत की हालत और ज्यादा खस्ता है। मामला कितना गंभीर है उसे एक अहम खबर जो इजराइल ईरान के शोर में आप तक नहीं पहुंच पाई होगी उससे भी समझ सकते हैं। 57 मुस्लिम देशों ने तुर्की में भारत और इजराइल के खिलाफ एक बड़ी बैठक की। कई दर्जन प्रस्ताव बैठक में पेश किए गए। इसमें इजराइल, ईरान, फिलिस्तीन के मुद्दे पर तो दर्जनों प्रस्ताव आए ही, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के आतंकियों पर भारत की कार्रवाई पर भी सवाल किए गए। सिंधु जल समझौते और भारत में मुसलमानों के उत्पीड़न पर भी प्रस्ताव आया। सभी मुस्लिम देशों से एकजुटता की अपील की गई इनके खिलाफ इन प्रस्तावों पर। 57 देशों के इन जोकरों के समूह को भारत के विदेश मंत्रालय ने दोस्तों जमकर लताड़ा है। भारत ने कहा है कि यह समूह अपनी हैसियत का गलत फायदा उठा रहा और चीजों पर तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियां कर रहा। भारत ने साफ साफ कहा कि यह संगठन अपनी औकात से बाहर जाकर आधारहीन टिप्पणियां कर रहा और आतंकवाद को राज्य की नीति बनाने वाले पाकिस्तान को असल में बचाने की कोशिश कर रहा। अब तुर्की में जो यह बैठक हुई, इसे बहुत आसान भाषा में समझना चाहे तो इसे ऐसे समझे कि भारत और इजराइल पर हमारे अपने देश में आप रोज
तमाम विपक्षी नेताओं के बयान, विपक्षी पार्टियों के सोशल मीडिया पेजेज पर जो सवाल देख रहे होंगे, जो प्रतिक्रियाएं आ रही होंगी, वही सारी चीजें वहां तुर्की में 57 देशों के बैठक में हुई, वही सारी चीजें निकल करके आई। तुर्की पाकिस्तान का तो समझ में आ रहा, लेकिन हम अपने यहां के लोगों को किस देश का माने। बाकी ओआईसी का ड्रामा इतना है तो जाके लड़ क्यों नहीं लेते इजराइल से? आपको किसने रोका है? इनमें रत्ती भर भी हिम्मत नहीं। चीन में मुसलमानों के साथ रोज क्या हो रहा उस पर कोई टिप्पणी नहीं। बलूचिस्तान में मुसलमानों के साथ पाकिस्तान रोज क्या कर रहा उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। खुद इजराइल को युद्ध में ईरान के खिलाफ मदद भी दे रहे हैं, हवाई क्षेत्र भी दे रहे हैं, इजराइल पर जाने वाली मिसाइलों को इंटरसेप्ट भी कर रहे हैं और इजराइल पर अंकुश लगाने की बात भी कर रहे हैं, भारत पर अंकुश लगाने की बात भी कर रहे हैं। जो भी हो, दुनिया की सारी बीमारी और सारे फसाद की जमीन इजराइल और भारत के बीच में मौजूद है, जहां दुनिया के आतंकवादी धड़े हैं वो पलते हैं। एक बात तय मानिए, इनकी सारी हेकड़ी यही दो देश मिलकर निकालेंगे, यानी भारत और इजराइल। दुनिया की जियोपॉलिटिक्स यही दो देश मिलकर के बदलेंगे। जब तक पहलगाम होता रहेगा, जब तक 7 अक्टूबर जैसे हमले होते रहेंगे, तय मानिए तब तक उसका तीखा जवाब मिलता रहेगा, जैसा आपने देखा होगा। हमारे आपके लिए अच्छी बात यह है कि हमास समर्थक नेता और उनकी सरकारें हमारी सत्ता में नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। फिर किसी नए एपिसोड के साथ मुलाकात होगी। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।